और आज कल से आगे बढ़ते हुए कल हम लोगों ने हिंदी के अंदर ध्वनि और वर्ण इनके विषय में अध्ययन किया। अब एक दो खंड हम वो लेकर चल रहे हैं जो आपके चतुर्थ सेमेस्टर में तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको आगामी परीक्षा टेट, सीटेट या अन्य जो सुपर टेट देंगे उसके लिए भी उपयोगी है, और बीच के इन छोटे अंशों को हम इसमें सम्मिलित कर ले रहे हैं। जैसे जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में 3 खंडों में हम अध्ययन करते हैं। एक करते हैं वर्ण परिचय, दूसरा करते हैं शब्द परिचय, और तीसरा खंड होता है हमारा वाक्य परिचय। तो वर्ण परिचय में 2 चीजों को, जिसमें एक ध्वनि या वर्ण की बात करते हैं और दूसरा संधि। तो संधि भी वर्ण परिचय के क्रम में ही आता है। और शब्द परिचय में शब्द की बात करते हैं, शब्द निर्माण की बात करते हैं और शब्द भेद की बात करते हैं। उसी तरह वाक्य में वाक्य के भेद, पदबंध आदि जो है ये हम वाक्य परिचय के खंड में पढ़ते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि आपका जो कोर्स है उसके अतिरिक्त जो आपके टेट या सुपर टेट या सी टेट के लिए उपयोगी है उन खंडों को भी हम इसमें सम्मिलित कर ले रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात करने चल रहे हैं किसकी? संधि की। तो संधि में सबसे पहली चीज तो ये कि संधि है क्या। व्याकरण की दृष्टि से थोड़ी सामान्य अर्थ में हम बात करते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो मेल, संयोग, समझौता, ये एक सामान्य भाव निकलता है। और व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो उसमें भी यही है कि इसमें मेल होगा, समझौता होगा या संयोग होगा। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं किसका मेल होगा, जो मेल होगा वो किनके बीच होगा, वह वर्ण या ध्वनि का मेल होगा। और इन ध्वनियों के मेल से एक तरह का रूपांतर, जिसे व्याकरण की भाषा में कहते हैं कि विकार उत्पन्न होना, अर्थात उनके मेल से एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, या यूं कह दें कि वर्ण विकार उत्पन्न होता है या ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, और वह विकार रूपांतर की तरह कार्य करता है। उसका एक अर्थ है रूपांतर। अर्थात यदि हम बात करें कि जब 2 शब्द या 2 पद एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के साथ आते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि, इन ध्वनियों को क्या करते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और एक नई ध्वनि के आधार पर उनका उच्चारण करते हैं, जिससे उन शब्दों के मेल को उच्चरित करने में सहजता होती है। तो यहां अगर हम परिभाषा देना चाहें संधि है क्या, तो 2 वर्णों या 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार संधि होती है। संधि की परिभाषा यदि दें तो 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार
क्या है? संधि है। इससे उत्पन्न विकार क्या है? वही संधि है। तो यहां हम जब संधि के भेद में चलते हैं तो ये देखते हैं कि इनमें किन तरह के वर्णों का योग होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वर ध्वनि का योग स्वर ध्वनि से, तो यह संधि क्या कहलाएगी? यह संधि स्वर संधि कहलाएगी। जब व्यंजन ध्वनि का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? वह व्यंजन संधि कहलाएगी। उसी तरह तीसरी ध्वनि हमारी जो विसर्ग है, विसर्ग ध्वनि का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है, किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे वह कौन सी संधि है? वह विसर्ग संधि है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संधि के तीन भेद, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। एक प्रश्न तो यही से बनता है, कभी कभी शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, और विकल्प में सिर्फ यही दिया जाता है कि इसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग है या उपरोक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो यहां संधि के तीन भेद। अब हम इन तीन भेदों में एक एक भेद को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? स्वर संधि की। तो स्वर संधि में जैसा इसकी परिभाषा देना चाहें तो जब स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है, जब स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो अगला स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो स्वर संधि में जैसा बताया कि स्वर का योग किसी स्वर ध्वनि से होगा और उसके आधार पर जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को हम क्या कहेंगे? उस विकार को हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इसमें एक एक संधि पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? दीर्घ स्वर संधि। जैसा संस्कृत में सूत्र इसका मिलता है अकह सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र मिलता है अकह सवर्णे दीर्घ। तो अकह सवर्णे दीर्घ की बात जब हम करते हैं तो यहां माहेश्वर सूत्र के अच प्रत्याहार की बात आवश्यक हो जाती है। जो अच प्रत्याहार पहले दिन हमने बात किया था, अच प्रत्याहार में आता क्या है? अयूण, ऋलृक एवं और आयोच। तो यहां अक की बात करता है आ से का तक, इनके बीच जो अकह सवर्णे,
अर्थात अक के बीच के जो स्वर हैं यदि वो समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो अकह सवर्णे दीर्घ वो अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां हिंदी में जो हम लोग लेके चलते हैं तो इसके लिए ये जो सूत्र है इसके लिए हम लोग करते हैं जैसे आ ह्रस्व या दीर्घ का योग आ ह्रस्व या दीर्घ से होगा तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह ई ह्रस्व या दीर्घ का योग ह्रस्व या दीर्घ से होगा तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह उ का योग ह्रस्व या दीर्घ का ह्रस्व या दीर्घ से होगा तो वो अपने दीर्घ में परिवर्तित होगा और री का योग री से होगा तो वह दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर इन सूत्रों को देखें तो ऊपर के तीन सूत्र आ ई और उ इन तीनों की यदि हम बात करें इन तीनों में प्रत्येक में 4 सूत्र छिपे हुए हैं। जैसे एक का मैं यहां विभेदन कर दे रहा हूं, जैसे आ का हम भेद निकाल रहे हैं यानी ह्रस्व आ का योग ह्रस्व आ से होगा तो वो दीर्घ आ में परिवर्तित होगा। उसी तरह ह्रस्व आ का योग दीर्घ आ से होगा तो वो दीर्घ आ में परिवर्तित होगा। दीर्घ आ का योग ह्रस्व आ से होगा तो वो भी दीर्घ में परिवर्तित होगा यानी विकारित होगा दीर्घ में। और दीर्घ आ का योग दीर्घ आ से होगा तो वो भी दीर्घ में परिवर्तित होगा। तो इस तरह आ में 4 सूत्र छिपे हुए हैं। अब यहां हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे ये हमारा सूत्र है तो इस पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हाँ एक चीज यहां लृ की बात आई, लृ को हमने नहीं लिया तो याद हो पहले दिन जब क्लास लिए थे तो उसमें बताया था लृ का हिंदी में प्रयोग नहीं है, इसलिए लृ का प्रयोग यहां संस्कृत में है लेकिन हिंदी में नहीं है, इसलिए लृ का उपयोग यहां पर या लृ का प्रयोग यहां नहीं किया है। अब जैसे आ की बात करें तो अगर हम 2 विधाओं से आपको समझा रहे हैं। जैसे कल्प धन अंत, यहां अंतिम ध्वनि कौन सी है? आ। इसका पता कैसे चलेगा? कल जब क्लास मैंने लिया था वर्ण विभेदन की बात की थी और 12 खड़ी की बात की तो यहां प पूर्णता को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब पा के साथ आ स्वर समाहित है और स्वर व्यंजन के बाद आता है। तो यहां जब हम बात करते हैं पा तो इसका वर्ण विभेद करेंगे तो ये पा हलंत धन आ यानी अंतिम ध्वनि कौन सी है, उच्चारण भी करेंगे तो कल्प प के बाद अ आ रहा है तो अंतिम ध्वनि आ है और इसकी आरंभिक ध्वनि कौन सी है? आ। इन दोनों के बीच योग होता है। तो अभी इससे पहले मैंने सूत्र लिखा था कि ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलता है तो यह परिवर्तित होता है किसमें? ये दीर्घ आ में। जो बचा हुआ है उसको आप ले लीजिए। क्या बचा है? आधा ला है और आधा पा। क्योंकि यहां से आ निकल गया तो पा हलंत युक्त यानी अर्ध पा है और यहां पर ना आधा है और ता है। तो पा और आ स्वर की एक विशेषता होती है कि यदि उसके सम्मुख कोई हलंत युक्त व्यंजन है तो वह उसके साथ योग कर उसे पूर्णता प्रदान करता है। तो ये आ पा के साथ मिल गया और आपका बन गया पा, तो आधा ला बचा, का बचा, आधा ना ता और आपका शब्द बन गया कल्पांत। तो अर्थात इसका संधि रूप क्या हुआ? कल्पांत, कल्प धन अंत। इसी तरह हम बात करें उत्तम धन अंग।
उत्तमांग। बच्चे को अगर समझाना है तो हम एक तरह से और समझा सकते हैं। कैसे? इसी चीज को जो आपकी आगमन विधि है, आगमन विधि कहती है उदाहरण। मैंने अभी जो दिया ये निगमन था, मैंने पहले सूत्र दिया फिर उदाहरण दिया, और आगमन विधि कहती है पहले उदाहरण और फिर सूत्र। तो अब यही दो को मैं ले रहा हूं, एक ले रहा हूं कल्प धन अंत बराबर कल्पांत, और एक ले रहा हूं उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। दो उदाहरण ले रहा हूं, एक कल्प धन अंत बराबर कल्पांत, और एक उदाहरण ले रहा हूं उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। अब इन दोनों का वर्ण विभेद कर दीजिए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का हम वर्ण विभेद करते हैं। तो इसका वर्ण विभेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? का हलंत धन आ, धन ला हलंत, धन पा हलंत, धन आ, फिर धन बड़ा हम लगा देते हैं इसकी पहचान के लिए, आ धन ना हलंत, धन ता हलंत, धन आ बराबर। इसका वर्ण विभेद करिए तो का हलंत, धन आ, धन ला हलंत, धन पा हलंत, धन दीर्घ आ, धन ना हलंत, धन ता हलंत, धन आ। अब गणित का नियम है कि बराबर इस दाएं और बाएं समान राशि समान चिन्ह के साथ होती है तो वो कट जाती है। तो अब यहां का आ ला पा, इधर का आ ला पा कट गया, फिर यहां आ है, यहां दीर्घ आ है, यहां न ता आ, न ता आ कट गया। तो जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहां बचा ये, यानी आ धन आ बराबर दीर्घ आ, यही हमारा सूत्र था। तो ये एक उदाहरण। इसी तरह हम इसका करेंगे तो इसमें भी अंत में आ धन आ बराबर दीर्घ आ मिलेगा। तो इस तरह जब हम कई उदाहरण दे देंगे, हम देते हैं वेद धन अंत वेदांत, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, सब में ह्रस्व आ धन ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। और जब एक ही तरह का हमें परिणाम बार बार आता है तो फिर वह क्या होता है? सामान्यीकृत होता है और सूत्र रूप में जाता है। तो ये हमारा आगमन विधि। इस पर यदि हम देखें तो इस पर एक पेडागॉजिकल इशू का बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है, और ये प्रश्न अधिकतर जो पूछा जाता है वो सीटेट जैसी परीक्षाओं में पूछते हैं कि एक शिक्षक संधि को पढ़ाते समय वह विच्छेद रूप और संधि रूप दोनों को क्या करता है? दोनों को साथ लेके वर्ण विभेदन के द्वारा सूत्र को निर्मित करता है। तो यह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? एक तो आप आगमन की बात करेंगे कि वो आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है, वो विकल्प में आगमन दिया ही नहीं, तब यहां वो कर क्या रहा है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले उसने विश्लेषित यानी विश्लेषण का टुकड़ों में बांटना, पहले टुकड़ों में बांटा और फिर उसको उद्देश्य के प्रति संश्लेषित कर दिया और हमें उत्तर मिल गया। तो यहां दो तरह का आपका प्रश्न या दो तरह के विकल्प उत्तर में मिल सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि का पहला आकरण। इसी तरह ई का आप कर सकते हैं। जैसे ई का रूप आप समझाने के लिए बच्चों को दे सकते हैं कि जानकी धन ईश। अगर हम दूसरा उदाहरण लें ई का, तो ई को हम समझ सकते हैं शब्द है जानकी धन ईश। यहां पर दीर्घ ई है, यहां पर दीर्घ ई, और सूत्र के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। और आपका जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ खंड है, उन खंडों को आप क्या करिए? उन खंडों को उतार दीजिए और फिर दीर्घ ई के साथ आप जोड़ देंगे तो आपको शब्द मिल जाएगा जानकीश।
इसी तरह आप ऊ का भी कर सकते हैं, री का भी कर सकते हैं। जैसे री का एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, मातृ धन ऋण शब्द है, मातृ धन ऋण। यहां पर क्या है, री। अंतिम ध्वनि और आरंभिक ध्वनि क्या है, री। तो इनके योग से बताया जाता है कि वो दीर्घ लेकिन मात्रा वही लगती है। तो यहां बचा हुआ क्या है, मां और ता हलन, और यहां पर रा। तो ता और री मिलके त्रि बन गया, और मां उतार दिया, णा उतार दिया, मातृण। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद दूसरी संधि हमारी आती है गुण संधि, जिसे कहते हैं अधीन गुणा आद गुणा। तो हम संस्कृत के सूत्र के बजाय सीधे हिंदी की बात करते हैं। तो इसमें जो कहता है गुण स्वर संधि में दूसरी संधि क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या कहता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में, जो दूसरा खंड है, दूसरे शब्द के आरंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ या री में से कोई वर्ण हो, तो ई से मिलकर ए, उ से मिलकर ओ, और री से मिलकर अर में परिवर्तित होता है। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ ई से होगा तो वो ए में परिवर्तित होगा। ह्रस्व या दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ उ से होगा तो वो ओ में परिवर्तित होगा। और ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग री से होगा तो वह अर में परिवर्तित होगा। यहां विशेष ध्यान रखिएगा कि र हलंत युक्त रहेगा। अब यहां हम एक दो उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे देव धन इंद्र, एक उदाहरण लेते हैं, देव धन इंद्र। अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और इसकी आरंभिक ध्वनि क्या है, ई। इन दोनों के योग से नई ध्वनि विकारित किसमें हुई, रूपांतरित ए में हुई, और बचे हुए को उतार लिया दे वा हलन, और इधर आधा न और द्र। तो इसको वा और ए मिलके हमारा किसमें बदल गया, वे, और शब्द बन गया देवेंद्र। इसी तरह सुरेंद्र, महेंद्र, महेंद्र का क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। दिनेश, मेरा ही नाम, दिन धन ईश, यानी दिन के देवता अर्थात सूर्य। तो दिन धा और दूसरे खंड की आरंभिक ध्वनि ई मिलके ए में परिवर्तित होगा, और आपका आ और उ का योग सिर्फ क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे सूर्य धन उदय, अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे सूर्य धन उदय, यहां पर अंतिम ध्वनि आ और आरंभिक ध्वनि उ, इन दोनों के योग से क्या हो गया, ओ, और यहां जो बचा उसको उतार लिया, और यहां जो बचा इसे, तो आपको शब्द मिल गया कौन सा, सूर्योदय। महाधन उत्सव, अगला अगर हम बात करें किसकी, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, अब इसमें क्या है, दीर्घ आ, महा में अंतिम ध्वनि दीर्घ आ,
और उत्सव की आरंभिक ध्वनि उ, तो आ और उ मिलके परिवर्तित किसमें हो जाएगा, ओ में, और आपका शब्द बनेगा महोत्सव। इसी तरह री की बात कर दें तो री का जब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे देव धन ऋषि, यहां हम री की बात करें तो शब्द खंड क्या है, देव धन ऋषि। यहां अंतिम ध्वनि आ और यहां पर क्या है, री। इन दोनों के योग से, जैसा सूत्र में लिखा था, इनसे क्या हो जाएगा, इनसे रूपांतरित हो जाएगा या विकारित होगा अर में, और इसके बचे हुए खंड को आप उतारेंगे तो दे बचेगा, वह हलंत युक्त, और इधर सी, तो वह आ के साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा देव, और इधर सी। अब इधर आधा अर्ध रा जो होता है, इसकी एक विशेषता होती है कि यह जिस ध्वनि के पहले उच्चरित होता है वह उसी के सिर पर आरूढ़ होता है। जिस ध्वनि के पूर्व रा, अर्ध रा का उच्चारण होगा, वह उसी के सिर अर्थात सा के पहले उच्चरित हो रहा है, तो ये इसके सिर पर आरूढ़ होगा और आपका शब्द बनेगा देवर्षि। इसी तरह ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा धन ऋषि। तीसरी संधि पे आते हैं, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है, वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है कि जब आ के बाद ए या ए आए तो वह ए में परिवर्तित होती है, और आ के बाद ओ या औ आए तो वह अपने वृद्धि रूप औ में परिवर्तित होती है। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ का योग ओ या औ से होगा तो वह औ में परिवर्तित होगी। उसी तरह ह्रस्व या दीर्घ आ का योग ए या ऐ से होगा तो वह किस में आएगी, वह ऐ में परिवर्तित होगी। इसका उदाहरण यदि हम लें, तत्र धन एव, इसका उदाहरण लेते हैं, तत्र धन एव। यहां पर अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और यहां पर ए, तो ये दोनों मिलकर परिवर्तित किसमें हो जाएंगे, ऐ में, और यहां पर ता और त्र हलंत युक्त और वा बचा इधर, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, त्रय, और आपका शब्द बन गया तत्रय। एक धन एक, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां अ और ए मिलके ऐ में परिवर्तित होगा और आपका शब्द बन जाएगा एक है। सदा धन एव, तो सदा का दीर्घ आ और ए दूसरे खंड की आरंभिक ध्वनि ए, इन दोनों के योग से ऐ परिवर्तित होगा तो आपका शब्द क्या बनेगा, सदैव। इसी तरह ओ और औ की बात करें, वन धन औषधि, वनौषधि, महाधन औषधि, तो आ और औ मिलके पुनः औ में परिवर्तित होगा और आपका शब्द बनेगा महोषधि, यानी संधि रूप जो होगा वह होगा महोषधि। अब यहां एक रूप जो है वो थोड़ा सा अपवादित रूप मिलता है, वो अपवाद में चलता है, जैसे बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ, तो इसका रूप जो बनना चाहिए था वो बनता है बिंबोष्ठ, लेकिन इसका प्रयोग बिंबोष्ठ में ही करते हैं, ये इसका एक अपवाद रूप है।
तो इस क्रम में यदि हम आगे बढ़ें तो अगली स्वर संधि हमारी आती है, वह है यण स्वर संधि। इको यण, इक जो है वो यण प्रत्याहार में परिवर्तित होती है। तो यण में आता कौन सा है, या, व और र। यण में वो परिवर्तित होती है। तो यण के अंतर्गत कौन से, जब हम अच और हल प्रत्याहार देखते हैं तो इक में हमारे 3 आते हैं, ई, उ और री। और उसी तरह यण की बात करते हैं तो उसमें 3 व्यंजन ध्वनि आती हैं, य, व और र। यानी जब यण की बात हम करते हैं, यण स्वर संधि की बात करते हैं, तो यण स्वर संधि में ई का योग किससे होता है, किसी भिन्न स्वर से। तो अभी तक आप था कि दोनों ध्वनियां मिलकर विकारित होती हैं, लेकिन यहां क्या होगा कि ई अपने को रूपांतरित करती है किसमें, या में। उसी तरह उ का योग जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो उ अपने को रूपांतरित करता है किसमें, वा में। और री का योग किसी भिन्न स्वर से होता है तो उ री अपने को रूपांतरित किसमें करती है, र में। तो इसका जैसे मिलता है, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे ई का योग आ से होता है। सामान्यतः पुस्तकों में लिख दिया जाता है या, इसमें एक पद, एक क्रम की हानि कर देते हैं। वास्तव में ये ई रूपांतरित होता है या हलंत में और पुनः आ से योग करके तब यह या में परिवर्तित होता है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, प्रति धन एक। तो यहां अंतिम ध्वनि क्या है, ई। उसके सम्मुख कौन सी ध्वनि है, ए। भिन्न ध्वनि है, स्वर ध्वनि। तो भिन्न स्वर ध्वनि होने पर ई अपने को रूपांतरित कर लेती है या हलंत में। ई रूपांतरित किसमें करती है, या हलंत में। और या हलंत और ए ये मिलके आपका बन जाता है ये। और इधर का बचा हुआ खंड आप जोड़ दीजिए और पीछे का बचा हुआ क जोड़ दीजिए, तो आपको शब्द मिल जाता है प्रत्येक। इसी तरह यदि हम और उदाहरण लें यण संधि में, अति धन अधिक। अगर हम अगला उदाहरण लें तो अगला उदाहरण हमारा, हम बात करते हैं किसकी, अति धन अधिक। तो यहां ध्वनि कौन सी है, ई। इसके सामने कौन सी ध्वनि है, आ। भिन्न ध्वनि है स्वर। तो ई अपने को रूपांतरित कर लेगी किसमें, या हलंत में। और इसके सामने आ है। इन दोनों से आपका बन गया या, और जो बचा हुआ है वह इधर निकाल उतारा। और आगे की जो बची हुई ध्वनियां हैं वह आ है और ता हलंत यानी अर्धता है। और पूरे को आप मिला देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा अत्यधिक। इसी तरह बहुत सारे आपके उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे प्रत्युत्तर, प्रति धन उत्तर, प्रत्युपकार, प्रति धन उपकार, न्यून। एक शब्द आता है न्यून। तो इसका विभेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नि धन ऊन। क्यों ऐसा बना, क्योंकि यहां पर अंतिम ध्वनि ई है, सामने ऊ है। ई परिवर्तित हुआ या में और ऊ से मिलकर ये बन गया यू। और यहां आधा ना है और इधर पूरा ना, आपका शब्द बन गया न्यू। ऊ का उदाहरण एक ले लेते हैं। ऊ में क्या परिवर्तन होता है, ऊ वा में परिवर्तित होता है।
उसमें क्या होगा, और री, दो आपके खंड बचे हुए हैं, जैसे अनु धन अय, ऊ का उदाहरण लें तो ऊ में आएगा क्या, अनु धन अय। तो यहां अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ, और उसके सम्मुख का है आ। तो ऊ अपने को परिवर्तित कर लेगी किसमें, वाहलंत, और आ से योग हो गया और ये बन गया आपका क्या, वा। यहां जो बचा आ और आधा ना, और यहां यह आपका शब्द बन गया अन्वय। इसी तरह ऋतवंत एक शब्द आपका आता है, ऋतवंत। इसका आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋतु धन अंत। ये उ और सामने आ है, तो ये अपने को परिवर्तित कर लिया वा में, और बाकी खंडों को आप लेके आएंगे तो आपको पुनः शब्द मिल जाएगा ऋतवंत। इसी तरह एक उदाहरण हम ले लेते हैं किसका, ऋ का। जैसे मातृ धन आदेश, शब्द क्या है, जिनका योग होना है, मातृ धन आदेश। यहां पर अंतिम ध्वनि क्या है, री, और उसके सम्मुख आ। तो री के सामने जब भिन्न स्वर ध्वनि मिलती है तो री अपने को परिवर्तित करती है रा में। बचा हुआ खंड क्या है, मां और ता हलंत, और इधर सामने क्या है, आ और फिर देश। तो ता और रा क्या होता है, त्रा, त्रा का ता और र, और आ की मात्रा लग गई तो आपका शब्द बन गया मात्रादेश। इसी तरह शब्द आपका बनता है पित्रादेश, पितृ धन आदेश। तो यहां एक प्रश्न अगर घुमाना चाहे तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि यहां ये पूछ सकता है कि अन्वय जो हमारा ये शब्द बना है कि अन्वय में किस ध्वनि में विकार उत्पन्न हुआ, किस ध्वनि में विकार उत्पन्न हुआ। तो यहां आप संधि, संधि का विच्छेद, कौन सी संधि, ये देखे हुए हैं। अगर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया जाए और वो ये न पूछ ले कि ये कौन सी संधि है, बल्कि वो ये प्रश्न पूछता है कि अन्वय शब्द में संधि के समय किस ध्वनि में रूपांतर हुआ या किस ध्वनि में विकार उत्पन्न हुआ, तब वहां विकार किसमें उत्पन्न हुआ है, विकार ऊ ध्वनि में हुआ है। तो एक प्रश्न आपका इस तरह से भी बन सकता है। और अंतिम स्वर संधि की ओर हम आते हैं, वह है अयादि स्वर संधि। तो इसका अगर सूत्र की बात करें, एचो वायावह एच की बात करता है, जिसमें 4 स्वर ध्वनियां आती हैं, ए, ऐ और ओ, औ, 4 ध्वनियां। और ये ध्वनियां यानी एच के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां यदि किसी परिवर्तित होती है, ओ औ में और औ आओ में परिवर्तित होती, किसी भिन्न स्वर से होगा, तो ए अपने को रूपांतरित करेगा किसमें, ऐ, यहां यह हलंत युक्त रहेगा। उसी तरह ऐ का योग किसी भिन्न स्वर से होगा तो ऐ अपने को रूपांतरित करेगा आय में, और ओ का योग किसी भिन्न स्वर से होगा तो ओ अपने को रूपांतरित करेगा औ में, और औ का योग किसी भिन्न स्वर ध्वनि से होगा तो औ अपने को रूपांतरित कर लेगा आओ में। तो ओ और औ या ए और ऐ, इनका जो रूपांतर है, जैसे हम बात करते हैं नयन, शब्द हमारा क्या है, नयन। नयन का वर्ण विच्छेद कर दीजिए,
वर्ण विच्छेद क्या है? ना धन आ धन या हलन धन आ धन ना हलन धन आ। यहां मिला क्या हमको? ऐ। और ऐ कहां से बना? ए से। तो इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? ए कर दिया और यहीं से अलग कर दिया, तो ना और ए मिलके ने बन गया और इधर ये आपका बन गया अन, अर्थात नयन का विच्छेद जो होगा ने धन अन। उसी तरह हम बात करें किसकी? पवन। अगला शब्द हम लेते हैं पवन। पवन में इसका भी विच्छेद कर दीजिए। पाहलन धन आ धन वाहलन धन आ ना हलन धन आ। तो अब औ, यहां पर हमको क्या मिला? औ। और औ कहां से आया है? ओ से, यानी ओ परिवर्तित हुआ है औ में। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर ओ कर दें और पा के साथ हमने इसको जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया पो, और इसको कर दीजिए तो ये हमारा बन गया अन। तो पो धन अन बराबर पवन। यदि यहीं पर शब्द आपका पवन के स्थान पर आपको शब्द मिल गया पावन, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प धन दीर्घ आ धन वाहलन धन आ धन ना हलंत धन आ। तो यहां मिला क्या? आओ। और आओ किससे आया था? औ से। इन दोनों का योग कर दीजिए और ये एक खंड को कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? पौ धन अन, अर्थात इसका विच्छेद रूप क्या हुआ? पौ धन अन, यानी पौ धन अन बराबर पवन। इसी तरह और भी खंड आप लेके चल सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है बहुत छोटा सा, कई परीक्षाओं में वनडे के एग्जाम में पूछा जाता है, अवी। अवी का विच्छेद क्या होगा? इसी का वर्ण विभेदन कर दीजिए, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। आ स्वर है, इसका विभेद होना नहीं है। आ, फिर वाहलन धन ई, और ये क्या मिला? औ। तो औ किससे आया? ओ से। तो ओ धन ई बराबर अवी। गो धन ईश, अगर ये ईश, तो यहां कौन सी ध्वनि है? ओ। और उसके सम्मुख कौन सी ध्वनि है? भिन्न ध्वनि ई। तो ओ किसमें परिवर्तित हो गया? औ में। यहां वाहलन, तो वाहलन और ई मिलके क्या बन गया? वी। और गा यहां बचा हलंत युक्त, तो गा और आ मिलके बन गया आपका ग, और यहां बचा क्या था? श। तो आपका शब्द बन गया गोधन ईश बराबर गवीश। गोधन ईश बराबर गवीश। इसी तरह नायिका, यहां आय मिलता है, तो आय जहां मिलेगा वहां अय होगा, यानी नय धन इका बराबर नायिका। नाविक, नौ धन इक, औ है, आओ वहां मिल रहा है, तो औ की मात्रा, तो नौ धन इक बराबर नाविक। तो दोस्तों ये तो हमारा स्वर संधि था, जिसमें हमने प्रत्येक संधि में 3-4 उदाहरण तक लेने की कोशिश की। आप लोग और प्रयास करिएगा, और यदि किसी को कोई संधि शब्द या उसके संधि विच्छेद पद में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट डे हम उसको भी लेके आएंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और अगले दिन मिलते हैं तो व्यंजन और विसर्ग एक दिन में हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।